की बात करते हैं, स्पेशली फ्रॉम 1773 टू 1947, तो देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। लेकिन अगर हम उससे पीछे जाते हैं, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, कर दी? हाँ जी सर, कर दिए। मुझे तो आवाज ही नहीं आई। तो जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक कि भाई कैसे होगा, क्या आइडिया है। तो देर इज अ बोथ फैक्चुअल एनालिसिस एंड देर इज अ बोथ एनालिटिकल पार्ट, तो उसका है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वी ट्राई टू सी, हमने पहले पढ़ा भी है बहुत सारा। तो मानसी वो बुक को तुम शेयर ही कर दो फिर, 1600 वाली, ठीक है सर। है ना? हाँ, हाँ मैं जी। उसको दौड़ा दूंगा। करो ना, अलाउ करो स्क्रीन शेयरिंग। मैंने होस्ट बना दिया मैम आपको। थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू टेक अप वेरी क्विकली सर्टेन फैक्ट्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ये एक बुक है हमारे सामने। तो अब आइए मानसी, इसको पहले उस पे ले आओ आप। पहले तो मैं फर्स्ट यही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी जब मानसी को ये बुक शेयर की थी तो मैंने यही बताया था कि प्लासी से पहले कंपनी का कुछ क्या आइडिया था, उसका क्या एक तरीके से डेवलपमेंट था, क्या कोई उसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उससे पहले भी हम कह सकते हैं चार्टर तो थे ही थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि कंपनी वॉज ऑलवेज ए वेरी फॉर्मल बॉडी। वो वर्ल्ड की फर्स्ट एमएनसी नहीं है, फर्स्ट एमएनसी तो आपकी डच कंपनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए कंपनी का जो रिलेशनशिप नेटिव प्रिंसेस के साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी नेटिव प्रिंसेस यानी मुगल रूलर हो गया, बाकी जो प्रिंसिपैलिटीज थी उनके साथ एक तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब देखो, आप तीन वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं कि द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, jurisdiction and legislation in बॉम्बे, jurisdiction and legislation in मद्रास, jurisdiction and legislation in बंगाल। सो यू हैव ऑलवेज टू रिमेंबर कि भाई तीनों जगह यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हुआ, बस पहले कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। चलिए आगे, अब गेट टू द फर्स्ट चैप्टर प्लीज। कम टू द फर्स्ट पेज, हाँ थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो यानी कि इसका मतलब है कि एक्विजिशन जब डोमिनियन इंडिया में लेने लगे, आप ऊपर चलते जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे December 31st 1600 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज दिस इज द डेट जब हम कहते हैं कि चार्टर इनकॉर्पोरेट हुआ। ये कीवर्ड है, उस दिन कंपनी का चार्टर इनकॉर्पोरेट हुआ। यस, वेरी गुड, यू कैन जस्ट ऐसे आप कलर कर दो। और एम क्या था? एम असेंशियली कमर्शियल है, यानी कि कमर्शियल ओनली नहीं है, असेंशियली कमर्शियल है। क्यों है? क्योंकि जो हमने वही बात है, यूरोप में माल नहीं था, यूरोप के अंदर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कंडीशंस थी, जो प्रोडक्ट्स थे वो यूटिलिटी या ब्यूटी के लिए तो ठीक है, लेकिन पॉइंट ये हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के लिए बहुत ज्यादा यूनिवर्सल थे। इसलिए ट्रेडिशनल रूट जो टर्की के थ्रू आप मैप देखेंगे, यानी ऑटोमन एम्पायर की बात होती है। तो इसीलिए 1581 में, सबसे पहले 1581 में चार्टर ग्रांट हुआ, लेवांत कंपनी को ट्रेड करने के लिए बोला गया। और सुल्तान ने कुछ, जो सुल्तान यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, जो लैंड ओवरलैंड है अभी, अभी ये है कि इससे पहले 1498 में वास्को ड गामा जो है वो इंडिया आ चुके हैं, वो रूट आ चुका है। लेकिन अब हम नहीं बोल रहे शुरू में, अभी हमें नहीं मालूम है कि वेदर इंग्लिश आर नोइंग दैट ऑल सी ट्रेड रूट और नॉट, लेकिन उससे पहले की बात हो रही है। तो कंपनी 1592 तक कोशिश कर रही है कि वो इंडिया के साथ, देखो ओवरलैंड है, ओवरलैंड इज द कीवर्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि अचानक से उसको पता लग गया और उसने जो है 1498 के बाद अचानक से, पहले 50-70 साल तो किसी को भी पोर्तुगीज ने रिवील ही नहीं किया, पता ही नहीं लगने दिया आखिर रूट क्या है। उस टाइम कोई गूगल नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो इस चीज को आप समझिए। फिर ऊपर से वहां की पॉलिटिकल कंडीशन, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। 1580 सोवरेनिटी ऑफ स्पेन,
तो स्पेन और पुर्तगाल बहुत पावरफुल थे। स्पेन और पुर्तगाल पावरफुल है, उसके बाद डच और इंग्लिश पावरफुल बनते जाएंगे, तो रिफॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। चलिए आगे चलिए। अब उसके बाद देखिए डच। तो डच जो कंपनी है वो पहले चाहती थी कि वो आपका इंडोनेशिया में करेगी वो ट्रेड, इंडिया के लिए नहीं आई है पहले वो। ट्रेड करेगी डच कंपनी पहले इंडोनेशिया में चाहती है, वो इंडोनेशिया, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं था स्पाइसेस और सारा सब कुछ। लेकिन जब बाद में, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, जब बाद में ब्रिटिश वहां पर पहुंचेंगे और ब्रिटिश और डच का कंपटीशन होगा और डच उनको लात मार के वहां से भगाएंगे, तब वो इंडिया में लैंड करेंगे। तो यानी 1600 का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली सब कुछ यूनिफॉर्मली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रहा है, वो ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। चलिए आगे। अब जो मर्चेंट्स हैं, एसोसिएशन बनेगा, हम पढ़ चुके हैं ये। अब नाम तो आएगा नहीं ये, हम्फ्री गिलबर्ट हमें नहीं चाहिए। चलिए आगे चलिए, ये हमें नहीं चाहिए। अब कंपनी क्या कर सकती थी? कंपनी कर सकती थी फ्री ट्रैफिक एंड ट्रेड इनटू एंड फ्रॉम ईस्ट इंडीज। एशिया अफ्रीका सब जुड़ा हुआ है, आइलैंड हेवन सिटी सब कुछ जो है, जो मर्जी जहां से हो भाई माल आना चाहिए। चलिए आगे। अब 15 साल तक का शुरू में बोला गया, लेकिन जो डिफिकल्टीज हैं वो भी उन्हीं को मिलेंगी। जहाज डूब सकता था, मौसम खराब होते थे, सिकनेस है, मर जाओगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने रिस्क लिया, इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी कामयाब हुई। अब अनऑथराइज ट्रेडर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सब कोई ऑथराइज नहीं थे क्योंकि मोनोपोली कंपनी है शुरू में, लेकिन लोग कोशिश करेंगे। अनऑथराइज ट्रेडर जो है उनके गुड्स पकड़ लेंगे, शिप पकड़ लेंगे, उनको इम्प्रिजनमेंट होगी। सोचिए आप, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। अब लीगैलिटी जो इस बात की है, वो आप सोच सकते हो कि उसका भी एक यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। कुछ माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग हैपनिंग in those times in such a way that everyone is trying to benefit themselves. State is trying to benefit. England as a state is trying to benefit. देखो आ गया। अब 1602 में डच ट्रेडर्स ने क्या बनाया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। यहाँ क्या वर्ड लिखा गया? रैपिडली डेवलप्ड इनटू पावर। अब कंपटीशन किससे होने लगा? लंदन से होने लगा। स्पाइस आइलैंड की बात हुई। अब फेलियर हो गया जेम्स वन का वहां पर। मैसेकर देखो, ये मैंने जो अभी आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1623 का अम्बुएना मैसेकर, यानी अंग्रेजों को वहां पे ऐसी तैसी कर दी, उनका वर्चुअल एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन हुआ। एंड दैट इज हाउ वी कैन से। चलिए आगे चलिए। अब इसका मतलब आगे, इसका मतलब ये है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक रेगुलेटेड कंपनी की तरह है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह नहीं है। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बनेगी बनेगी, लेकिन वर्ल्ड की फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी डच कंपनी है। उससे ये लोग सीखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि रेगुलेशंस होंगी, प्रिविलेजेस होंगी, लेकिन अपने कैपिटल से ट्रेड करेंगे। शुरू में सिंडिकेट की तरह ट्रेड करेंगे, यानी लोगों ने मिलकर पैसा लगा दिया, लेकिन जॉइंट स्टॉक नहीं है कि सब पब्लिक के लिए ओपन है, सब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके रिस्क और उसके प्रॉफिट का फायदा उठा सकते हैं। ऐसा थोड़े टाइम में होगा। तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये मॉडर्न आइडिया है अपने आप में। अब देखिए आफ्टर 612 सब्सक्राइबर्स उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया जॉइंट स्टॉक में, लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं, सिर्फ सीरीज ऑफ वॉयजेस के लिए। अब मेंबरशिप हुई। चलिए आगे चलिए। शेयर होगा फर्स्ट वॉयज में। चलिए इस तरीके से काम होने लगा। मेंबरशिप कैसे मिलेगी? मेंबरशिप मिलेगी, रुकिए रुकिए, मेंबरशिप देखो आप समझो, मेंबरशिप मिलेगी आपको जब आपको अप्रेंटिसशिप या फिर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं 24 जो लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी से जुड़ जाएंगे। चलिए आगे। ये कीवर्ड है यूपीएससी एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आ जाता है कंट्रोल ऑफ कंपनी बिजनेस वाज डेमोक्रेटिक इन प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है। कंपनी अपने लिए डेमोक्रेटिक है शुरू से। एनुअली गवर्नर होगा, 24 कमिटी है जो बाद में डायरेक्टर कहलाएंगे, देखो अभी जिसकी मैंने बात की। चलिए और आगे चलिए। बहुत सारे ऑफिसर और जोड़े जाएंगे, डिप्टी गवर्नर होगा, सेक्रेटरी होगा। और उसके बाद जो है कंपनी जो है उसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स भी होंगी लेजिस्लेटिव कैरेक्टर की, क्योंकि इंडिया में जब आती है तो यहाँ पर अपने आप में वो गवर्नमेंट की तरह है। वो गवर्नमेंट बन गई अपने आप में धीरे धीरे। तो कन्वीनियंट प्लेस पे विद इन आवर डोमिनियंस और एल्सवेयर वो कंपनी कोर्ट अपना कोर्ट कर सकती है। हाँ जी रेडी करिए, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू, आ रहा हूँ। तो कंपनी जो है अपना कोर्ट कर सकती है। कोर्ट यानी कि ऑब्वियसली जैसे गवर्नमेंट करता है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, आप एक एग्जांपल सोचो माइंड में, लेकिन देखो लिखा हुआ है विद इन आवर डोमिनियंस और एल्सवेयर होल्ड कोर्ट फॉर द कंपनी एंड इट्स अफेयर्स। अब अफेयर्स तो फैलते जाएंगे, अफेयर फैलते जाएंगे। तो यानी कि सब्जेक्टिविटी शुरू से ही रहेगी, अपने हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी चीजों को करती जाएगी जैसे नेसेसरी होगा, जैसा कन्वीनियंट। चलिए और आगे चलिए, और आगे चलिए।
उसके बाद जो है इन चीजों को बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? ट्रेड, और आप कह सकते हैं कि जब जब कॉरस्पॉन्डेंस बढ़ेगा। लॉज एंड पनिशमेंट भी शुरू से हैं, इसका मतलब। चलिए और आगे चलिए। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लिमिटेड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं शुरू में, द लिमिटेड कैरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अथॉरिटी, वो 1621 में अब हमें मिलता है इंडिया के हिसाब से। अगर आप बात कर रहे हो तो सूरत की बात भी हो रही है और जावा की बात भी हो रही है, यानी शिफ्ट इस तरफ हो रहा है। 1612-13 में जब पहली फैक्ट्री आती है, सूरत आता है सबसे पहले मुगल टेरिटरीज में, तो समझ लो वहां से भी कोई एक स्ट्रक्चर इमर्ज होके आ रहा है। चलिए आगे चलिए, हमारे लिए और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। अब कंपनी धीरे धीरे जो है वो अपना स्पिरिट बढ़ाती जाएगी। उसके बाद पीनल ज्यूरिस्डिक्शन 1683-84 तक नहीं था। उससे पहले आप समझ लो कि स्ट्रक्चर तो कुछ है लेकिन पीनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। और हम तो आईपीसी और इन सब की बात बहुत बाद में 1860s में कर रहे हैं। तो आगे चलिए और आगे चलिए, आगे चलिए। तो एक्सटेंट और अथॉरिटी जो अगर आप बात करेंगे, क्राउन का जो राइट था उनके ऊपर, वो भी अनसर्टेन था क्योंकि वॉयजेज इतनी लंबी लंबी थी। अब पोजीशन कब डिफाइन, शुरू में अगर आप बात करो तो 1609 में ये लिखा हुआ है। जेम्स वन जब ग्रांट करते हैं ना फ्रेश चार्टर, तो उनको परपेचुअल एक तरीके से कर देते हैं कि क्राउन डिटरमाइन करेंगे कि 3 साल में भाई क्या हुआ। अदरवाइज पता ही नहीं चल रहा ना कैसे होगा, कितने साल में क्या रिजल्ट आएगा, वॉयज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। फिर 1615 में बात हो रही है, रॉयल ग्रांट है। फिर आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। अब देखो यहाँ पे एक हमारे लिए काम की बात है। द डिफरेंस बिटवीन लोकल सिस्टम्स ऑफ लॉ, whether Hindu or Musalman, and the English law was inevitably such as to render it natural that local authorities would not concern themselves with the of disputes inter say of tolerated intruders। तो हमने टॉलरेट किया, हमने समझा। अगर आपको ये बात, बेसिक बात यहाँ समझ में आती है या मतलब पता भी है, तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि उन्हें पता था हमारे लोकल सिस्टम डिफरेंट है, हिंदू मुसलमान के भी डिफरेंट है, सब कुछ है, लेकिन अभी वो छेड़ेंगे नहीं कुछ भी। वो जो है, आगे चलिए और आगे चलिए। देखिए, पनिशमेंट होगी ऑफिसर्स के लिए, कंपनी के सर्वेंट्स के लिए होगी, जो भी है, लेकिन अभी अपने वहां पर एक माइक्रो सिस्टम में वो चल रहे हैं। वो अपना सिस्टम चलाएंगे, हमारे सिस्टम से उसको उनको ना डायरेक्ट इंटरफेयर है ना कुछ है। तो इन इन कंडीशन आप सोच सकते हैं कि 1620 1630, अब देखो यहाँ पे आया कि सर विलियम कोर्टिन एंड एसोसिएटेड लाइसेंस टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज। अब वहां पर भी लोग चाहते हैं कि और लोगों को मिले, पर ऐसा होगा नहीं। तो राइवल कंपनी बनी थी, राइवल कंपनी मुझे याद है। राइवल कंपनी औरंगजेब के समय तक एक और बन जाएगी। ओके, वो भी चाहेगी कि भाई हमें भी मौका मिले और हम और अच्छा करके दिखाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, स्टेट मोनोपोली है, मर्केंटिलिज्म है हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं ये। चलिए आगे चलिए, और डच के साथ तो इशू चल ही रहा है। चलिए चलिए चलिए, आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए। अब देखिए, अब चार्टर आता जाएगा, रेगुलर परमानेंट जॉइंट स्टॉक बेसिस आते जाएंगे, वोटिंग पावर मिलेगी मेंबर को, ये हमें पता ही है, यही तरीका होता है। जोशुआ चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये हिंदुस्तान में भी थे, सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और इन्होंने कई बार बगावत यानी कि पंगा लेने की कोशिश की। शाहजहां के टाइम के ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी औकात से ज्यादा किया था, दबा दिया गया था। औरंगजेब के टाइम पे भी किया, तब भी दबा दिया गया। देखो लिखा है ना, इट वॉज रिकॉग्नाइज द कंपनी ओन फोर्ट्रेसेस। देखो वर्ड आ गया है, फोर्ट्रेस आ गया है। पहले हम बात कर रहे थे भाई सिर्फ ट्रेडिंग, वो फैक्ट्रीज नहीं है, शिप भी भेजेंगे, मैन भी भेजेंगे, वॉर भी भेजेंगे, सिक्योरिटी भी करेंगे। तो धीरे धीरे आप सोचो कैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। कमांडर भी होंगे, वॉलंटियर्स भी होंगे, सब कुछ होगा, और हिंदुस्तानी तो उसमें लेंगे ही लेंगे। और उनकी सील होगी कि वो जो इंडियंस हैं, जैसे लिखा है नॉन क्रिश्चियन पीपल, जो एक बात है, जो कि वर्ड यूज करेंगे वो, क्योंकि हमें तो सिविलाइज करने आने वाली बातें बाद में होंगी। लेकिन साथ साथ में बड़ी बात क्या है कि कंपनी की जो मोनोपोली थी वो रीअफर्म की जाएगी, भाई मोनोपोली हमेशा रहेगी। और कंपनी की अथॉरिटी रहेगी अपने सर्वेंट्स के ऊपर, लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी भी रहेगी गवर्नर को और काउंसिल। यानी कि जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि उससे पहले गवर्नर और काउंसिल नहीं है, उससे पहले गवर्नर और काउंसिल है, लेकिन वो हर फैक्ट्री में अलग अलग है। जहां जैसा सिस्टम चल रहा है चलाओ भाई, जहां जो मिल जाए वहां वैसा कर दो भाई। उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। तो इसका मतलब ये है कि प्रिजनर्स इंग्लैंड भी भेजे गए। गड़बड़ करोगे तो आप यहाँ से, आपको वहां वापस भेज दिया जाएगा। बाद में उसका हिसाब किताब किया जाएगा और प्यूनिटिव एक्शन भी लिए जाएंगे। चलिए आगे, चलिए आगे। तो इसी तरह से कंपनी का बढ़ता चला गया, जैसे इन्होंने बताया। अब देखो लिखा है, पुर्तगाल हैड हेल्ड द आइलैंड इन फुल सोवरेनिटी एंड द किंग एट फर्स्ट प्रपोज टू गवर्न इट एज रॉयल सीडेड कॉलोनी। ये बात करेंगे अभी बॉम्बे की। तो किंग ने देखा कि भाई
ट्रबल है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। देखो डेट भी बता दी है, इस डेट के ऊपर वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा बॉम्बे, और वो डॉवरी के अंदर दिया जाएगा, और डॉवरी के अंदर देने के साथ 10 10 पाउंड्स में बॉम्बे उनको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी, एनुअल रेंट के ऊपर। एनुअल रेंट देंगे और 10, देखो लिखा भी हुआ है, 10 पाउंड। अब इसका मतलब किंग ने जो है कंपनी को फुल सोवरेन सोवरेन राइट दे दिया टेरिटरी के ऊपर, और उसके इनहेबिटेंट्स के ऊपर भी, और सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर भी। अब यहाँ पे डाउटफुल ये है कि पूरे इंडियंस के ऊपर क्या वाकई कंट्रोल हो गया, ऐसा भी हम ही खुद ही जागरूक नहीं है। तो कंपनी, लेकिन कोर्ट, ये बाकी सारी चीजों में उनके पास पावर थी और वो अपना कर रहे थे। द कंपनी वर ऑल्सो empowered टू टेक इन टू देयर सर्विस किंग्स के ऑफिसर सोल्जर, जो भी चाहेंगे कि हम वॉलेंटियर बनना चाहते हैं। ये देखो आ गया। यानी कंपनी का पहला यूरोपियन रेजिमेंट, उसका नाम था बॉम्बे फुसिलियर्स, ये सबसे पहले यहाँ पे बनेगा। तो यानी ऐसा नहीं है बंगाल जाके सब कुछ हो रहा है, यहीं से खेल होने लग गया। अभी 1680 से ही खेल हो रहा है, सोचिए आप। तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, यूज करेंगे, पावर होगी, एक्सरसाइज होगा, रेबेलियन, म्यूटनी, सब चीजें कर सकते हैं। चलिए, अब डेफिनेट एस्टेब्लिशमेंट जो होगा पॉलिटिकल अथॉरिटी का कंपनी का, वो होगा जब आप 1676 में उनको दोबारा चार्टर मिलता है। उनको पावर ऑफ कॉइनिंग मनी पहली बार मिलेगी 1676 में, रुपीज और पैसा जिसको हम बोलते हैं, ये पहली बार ऐसा होगा आगे जाके। ठीक है, इस चार्टर के थ्रू होगा। मद्रास, वहां पे ऑलरेडी एक मिंट था, पगोड़ास। अभी हमने कल ही किया था ना, तुम कल ही वराहा और पुन वो सब गलत कर रहे थे। तो मद्रास में पगोड़ास कंपनी पहले ही बनाएगी, लेकिन डिराइव्ड क्या, किससे ले रहे थे पावर, वो लोकल राजा से ले रहे थे। तो कंपनी की अथॉरिटी धीरे धीरे चीजें बढ़ाती जाएगी। जोशुआ चाइल्ड, जिनका मैंने नाम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाहा, जैसे वो इंडोनेशिया में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक एम्पायर क्रिएट कर, यानी अभी से ही दिमाग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पीस भी है, वॉर भी है, सारे पावर्स भी हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज जो चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक दिन में नहीं हो रहा है। जैसे डोमेन देखिए, नीचे आइए, डोमेन देखो इनका कहाँ कहाँ पे डोमेन है, फोर्ट्स, पैलेसेस, प्लांटेशंस, यानी सब चीजें शुरू से हो रही है। तो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन से, जब हम बात करते हैं फर्स्ट उसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इवोल्यूशन की। कुछ फैक्ट्स हमने, दो चार फैक्ट्स देखे, लेकिन बाकी जो है इन वन सिटिंग वी विल ट्राई टू गो विद एटलीस्ट 50 पेजेस। 10 मैंने इसलिए शुरू में किए, आई वांटेड यू टू जस्ट हैव एन आइडिया दैट द स्पीड एंड द आइडिया दैट वी विल गो थ्रू। तो मैंने 10 कर दिए पहले, अब मैं इसको 50 50 एक सिटिंग में लेके आधे आधे घंटे में